कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है तब तब हमारे आपके मस्तिष्क में वही 1999 का मई जून जुलाई महीने का जो मंजर है याद आता है। किस तरीके से तिरंगों में लिपटकर हमारे सैनिकों की जो पार्थिव शरीर हैं उनके घर आ रहे थे। किसी का बेटा शहीद हो रहा था, किसी का पति शहीद हो रहा था, किसी का पिता शहीद हो रहा था, किसी का भाई शहीद हो रहा था। कुछ ऐसी पत्नियां थीं जिनके हाथों की शादी की मेहंदी नहीं छूटी थी। अभी कुछ दिन पहले तो उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो विधवा हो गई थी। उनके जो पति हैं वो देश की रक्षा के लिए कारगिल में शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। प्राणों की रक्षा न करके देश की मिट्टी की भूमि की रक्षा की, दुश्मनों को उनके घर में घुसकर खदेड़ा और दुनिया को ये बता दिया कि यदि हमारी भूमि पर किसी ने आग उठाई तो उसकी आंख उसके घर में घुसकर फोड़ देंगे। और जब जब इन वीरों की बात होती है तो इन वीरों के साथ ही एक ऐसा वीर भी है, उसका नाम भी बहुत अदब एहतराम सम्मान के साथ दिया जाता है, जिसकी शहादत के बाद 43 यानी 43 डेज तक उसकी बॉडी को, उनकी जो पार्थिव शरीर है शहीद होने के बाद पाकिस्तान के दुष्ट सैनिकों ने गोलाबारी करके 43 दिन तक उनके शव को हमारे भारत के सैनिकों को उठाना न दिया। उनको हैवी फायरिंग करके, गोला बारूद की फायरिंग करके, HMG, LMG, MMG, हैवी मशीन गन, मोटर मशीन गन, लाइट मशीन गन से फायरिंग करके उनके शव को उठाना न दिया। इसी दौरान अत्यधिक सर्दी, क्योंकि लद्दाख का इलाका था, अत्यधिक सर्दी बर्फबारी के कारण उनकी बॉडी जो है बिल्कुल बर्फ बन चुकी थी। लेकिन पूरे 43 दिन के बाद जब युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद उनका जो पार्थिव देह है उसको पूरे सैनिक सम्मान के साथ नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया गया। आइए जानते हैं कौन थे कैप्टन हनीफुद्दीन, किस प्रकार उनको कारगिल भेजा गया और कैसे इन्होंने वीरगति पाई, अपने खुद को शहीद कर दिया, देश के कदमों में अर्पित कर दिया। दरअसल कैप्टन हनीफुद्दीन दिल्ली के निवासी थे। 23 अगस्त 1974 को इनका जन्म दिल्ली के मयूर विहार में हुआ था। इनके सम्मान में मयूर विहार के एक स्कूल का नाम भी इनके नाम पर डाल दिया है। शुरू से ही आर्मी में जाने के इच्छुक थे। इन सेना का जो तौर तरीका है, जो परंपराएं हैं, उनका जो डिसिप्लिन है, वेपन्स हैं, उनकी जो व्हीकल है, हनीफ को बहुत पसंद थे। कैप्टन हनीफ को शुरू से ही सेना में जाने की उनका रुझान था, लिहाजा सेना की ही तैयारी करने लगे। उसके बाद अपनी काबिलियत मेहनत के दम पर सेना में भर्ती हो जाते हैं। सीधे IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहां पूरे भारत के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे भारत के लिए IMA ऑफिसर तैयार करता है। वहां पहुंचते हैं। 18 महीने की कठिन प्रशिक्षण के बाद इनकी पहली पोस्टिंग राजपूताना राइफल की 11वीं बटालियन में 7 जून 1997 को हो जाती है। राजपूताना राइफल जो देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है, पुरानी गौरवशाली इतिहास रहा है। उसके अंदर परमवीर चक्र भी है, कीर्ति चक्र भी है, महावीर चक्र भी है। उस यूनिट में, बटालियन में 7 जून 1997 को इनको कमीशन मिलता है। 11वीं राजरिफ में ये पोस्टेड होते हैं। उसी वक्त कारगिल का जो युद्ध है उसके बाद लगभग 2 साल के बाद, 2 साल अपने यूनिट में रहते हैं, लेकिन पूरे 2 साल के, लगभग 2 साल के बाद इनकी जो कारगिल युद्ध है वो शुरू हो जाता है। इनकी बटालियन को कारगिल में युद्ध में जाने का निमंत्रण मिलता है, मौका मिलता है, आदेश मिलता है। इनकी यूनिट फौरन कारगिल के लिए रवाना हो जाती है। कैप्टन हनीफुद्दीन चूंकि कंपनी कमांडर थे, कंपनी के को कमांड कर रहे थे। इनको लद्दाख की तुर्तुक वैली, लद्दाख में एक तुर्तुक वैली है, काफी ठंडी है, हड्डी कपाने वाली सर्दी पड़ती है। -30 से 40 डिग्री तापमान वहां रहता है। -30-40 डिग्री तापमान, जहां पीने के लिए, शौच के लिए भी पानी, बर्फ को पिघालना पड़ रहा हो, ऐसी जगह इनको पोस्टेड किया गया। लेकिन भारत के रणबांकुर ने, भारतीय सेना के जाबाज सैनिक, वीर सपूत, ये योद्धा, ये वॉरियर, सर्दी से न घबराकर, मौसम से न घबराकर सीधे पाकिस्तान की ओर बढ़ते रहे। उनकी जो हैवी मशीन गने हैं, चूंकि वो हमसे काफी फीट की ऊंचाई पर थे, काफी हजार फीट ऊंचाई पर थे, वो चुपके से सर्दी के दौरान शिमला समझौता का उल्लंघन करके चुपके से हमारी छोड़ी हुई पोस्टों पर आकर बैठ गए। अपने भारी भारी जो हथियार हैं, वेपन है, उनको वहां लगा लिया, सेट कर लिया और शांति से बैठ गए। जब हमारी सेना को मालूम चला तब हमारी सेना भेजी गई, तब कारगिल युद्ध की घोषणा हुई। अब कैप्टन हनीफुद्दीन जो है अपने साथियों के साथ, उनके साथ 2 JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, बाकी 4 NCO नॉन कमीशन ऑफिसर, जो सेना के जवान की रैंक होती है, उनकी पोस्ट होती है, उनको लेकर अपनी टुकड़ी के साथ, अपनी प्लेटून के साथ दुश्मन की पोस्ट कर बढ़ रहे थे। अचानक दुश्मन ने हैवी गोला बारूद से इधर डालना शुरू कर दिया, सेलिंग शुरू कर दी।
मोर्टार से फायर किया, बड़े बड़े हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन हनीफुद्दीन के साथियों ने पूरी मजबूती से लोहा लिया, उनकी जो फायरिंग है उसका भी फायरिंग से जवाब दिया। आगे बढ़ते रहे, उनके जो दुश्मन इनके निशाने में आए, रेंज में आए, टारगेट में आए, उनको ढेर किया, मौत के मुंह में फेंका। आगे बढ़ते रहे, विपरीत मौसम, खतरनाक मौसम, काफी चुनौतियां खड़ी चढ़ाई, लेकिन सबसे लड़ते हुए, जूझते हुए कैप्टन हनीफुद्दीन आगे बढ़ते रहे और उस पोस्ट तक पहुंचने ही वाले थे जिस पोस्ट को कैप्चर करने का इनको टारगेट दिया गया था। उससे 200 मीटर पहले ही, चूंकि काफी मात्रा में टुकड़ी छोटी थी, सामने दुश्मन की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी, हजारों में थी, इधर मात्र 7-8 सैनिक थे। लिहाजा फायरिंग करते करते इनका जो अम्यूनिशन, जो गोला बारूद है, वो अब खत्म होने की कगार पर था। चूंकि इतनी विपरीत मौसम में, खड़ी चढ़ाई में, संसाधनों के ना होते हुए एकदम गोला बारूद पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, उनको सप्लाई पहुंचाना, ये मुश्किल, थोड़ा कठिन कार्य था। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उधर कैप्टन हनीफ के पूरे ट्रुप्स के पास जो गोला बारूद है वो खत्म हो रहा था। लगातार फायरिंग कर रहे थे, छुप छुप कर फायरिंग कर रहे थे और एक छापामार गुरिल्ला जो तकनीकी होती है उसके तहत कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी अलग से, अलग अलग पोजीशन लेकर फायर कर रहे थे, जिससे दुश्मन को भ्रमित किया जा सके, उसको लगे कि भारतीय सेना है, बड़ी मात्रा में है, काफी फायर कर रही है, काफी जगह से फायर आ रहा है, इसीलिए उनको आगे बढ़ने की जो हिम्मत है वो खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े। इसीलिए वो काफी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ये भी पोजीशन बदल बदल कर फायर कर रहे थे। लेकिन फायर करते करते इनके जो अम्यूनिशन है वो लगभग खत्म होने की कगार पर थे। इन्होंने सीजे बेस कैंप में फोन किया कि तत्काल हमें जो अम्यूनिशन है, गोला बारूद है, उसकी जरूरत है, दुश्मन हमारे सामने है। लेकिन इतनी विपरीत खतरनाक चुनौतियों में एकदम बहुत जल्द रात ये अम्यूनिशन, गोला बारूद पहुंचना आसान न था। सेना ने पूरी कोशिश की, एक टीम लेकर रवाना की, लेकिन वो बहुत काफी दूर निकल चुके थे, दुश्मन के इलाके में पहुंच चुके थे। लिहाजा लड़ते लड़ते ये पाकिस्तानी सेना है उनके काफी करीब आती है, इनके ऊपर हैवी फायर खोला जाता है, तमाम उनका जो ट्रुप्स है उसको गोलियां लगती हैं। उसी गोली में कैप्टन हनीफ भी एक गोली लगने से शहीद हो जाते हैं। कैप्टन हनीफ की शहादत हो जाती है। ये देश का जवान रणबांकुरा, ये हमारे हीरो योद्धा, ये वॉरियर, वही सूरमीर, हमारे सूरमा, गोली लगने के बाद वही पीछे न हटते हुए बल्कि अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश की खातिर आगे बढ़ते रहे और गोला बारूद खत्म होने के बाद भी आखिरी गोली तक लड़े, सम्मान के साथ लड़े। उनके कई सैनिकों को मौत के मुंह में फेंका, लेकिन उसके बाद ये शहीद हो गए। शहीद होने के बाद इनकी बॉडी वहीं बर्फ में गिर गई। उसके बाद भी पाकिस्तानी सैनिकों की लगातार भारी फायरिंग होती रही। नीचे मालूम चल चुका था कि कैप्टन हनीफ की शहादत हो चुकी है। लिहाजा दूसरी जो टीम है, बॉडी को कवर करने वाली टीम है, उसको जाने का मौका नहीं मिल रहा था। लगातार फायरिंग हो रही थी, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन लगातार फायरिंग। कैप्टन हनीफ की बॉडी को लाने का वक्त नहीं मिल रहा था। उनकी जो बॉडी है बर्फ में, लगभग बर्फ की तरह बन रही थी, जम रही थी, बर्फ में दब चुकी थी। इधर उस वक्त तत्कालीन जो सेना अध्यक्ष थे जनरल मलिक साहब, ये कैप्टन हनीफुद्दीन की मां के पास पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं हम आपके बेटे के लाने की बॉडी है, लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमारे सामने ऊपर बैठा हुआ है, हैवी फायर कर रहा है, लिहाजा काफी नुकसान होने का अंदेशा है, इसीलिए आपसे हम बताने आए हैं, ये गुजारिश है कि कुछ वक्त दें, हम आपके बेटे की बॉडी जरूर लेकर आएंगे। इस पर हनीफ की मां कहती है नहीं, हमारा बेटा दुनिया से जा चुका है, देश के लिए शहीद हो चुका है, उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन जो सैनिक जिंदा हैं, जो किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, हमारे बेटे की बॉडी के खातिर उनके प्राणों की जो है को खतरे में न डाला जाए, किसी को न भेजा जाए। युद्ध समाप्त होगा तो हम अपने बेटे की बॉडी ले लेंगे। ऐसी है हमारे देश की जो शहीद हैं उनकी माताएं। उसके बाद लगातार युद्ध चलता है। उसके बाद लगातार पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे देश ने किस प्रकार से 26 जुलाई को विजय घोषणा की, पूरी चोटियां खाली करा ली गई, पूरे जो पर्वत थे, चोटियां थी जो कब्जे में थे पाकिस्तान के, सारे हमारे रणबांकुरों ने, हमारी सेना ने खाली करा लिए। उसके बाद 43 दिन के बाद कैप्टन हनीफ के शव को उसी जगह से बाकी साथियों के साथ लाया गया। उनको सीधे दिल्ली राजपूताना राइफल सेंटर, उनके घर के पास में ही ये सेंटर है, सेंटर में लाया गया। वहां इनको सैनिक सम्मान के साथ, इनको आर्मी के जो सूबेदार रैंक के मौलवी होते हैं, मौलवी द्वारा नमाज जनाजा अदा कराई गई, पूरा सैनिक सम्मान दिया गया। लोगों ने इनको श्रद्धांजलि, खराज अकीदत पेश की। उसके बाद इनका पूरा सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कैप्टन हनीफ के जो साथी हैं, जो साथी थे, कंपेनियन थे, सैनिक थे, वो ये कहते थे कि वो जो एक पंक्तियां जो बहुत ज्यादा गुनगुनाया करते थे वो ये थी, एक पल में सच है सारी जिंदगी का, एक पल को जी लो यारो,
यहाँ कल किसने देखा। दरअसल ये पंक्तियां उनके भाई समीर ने लिखी थी। इन पंक्तियों को वो हमेशा अकेले में गुनगुनाया करते थे। और इस प्रकार हमारे देश का ये बहादुर जवान योद्धा, हमारे देश के सैनिक, रणबांकुर सूरवीर, हमारे हीरो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन छोड़ गए अपना नाम, अपना यश, अपना कर्म, अपनी पहचान, अपनी वीरता, जो सदियों तक, युगों तक, अनंत काल तक हमारे देश को, देशवासियों को, भारतीय सेना को गौरव प्रदान करती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी, ऊर्जा देती रहेगी। कैप्टन हनीफ को हमारा सलाम।